तो जैसे मुझे घर चलाना था, मेरे पास में ही एक स्कूल है, उस स्कूल पे मैं झाड़ू मारने के लिए मैं तैयार हो गई थी। मैं बताऊँ आपको, कई ऐसे दिन होते हैं कि मैं प्लेटफ़ॉर्म पे ही सो जाती। मेरे वजह से मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाना कभी नहीं चाहती हूँ। मेरा नाम राधा छेत्री, रहने वाली वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी से बिलॉन्ग करती हूँ। आखरीचा झाला. आखरीचा घास, मग झालं नको खाऊ, बघ आखरीचा घास. हो, आखरीच्या मग पावडर देते. आखरीच्या पावडर पाहिजे ना? ती पावडर नाही एक देणार. बार आखरीच्या घास गुड बाय मग पिऊ. सभी भाई और हाँ. सभी बहनें अपना माइक को थोड़ा ध्यान रखें, म्यूट करें ताकि शोर ना आए। तो नाम राधा छेत्री, रहने वाली वेस्ट मैडम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। नाम राधा छेत्री, रहने वाली वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी से बिलॉन्ग करती हूँ और 2004 में इस सिस्टम में आई। इससे पहले जो मेरा जीवन था बहुत ही दर्दनाक था। मैं थोड़ा-सा अपना अगर मैं पीछे जाऊँ तो बचपन में ही मेरा शादी कर दिया गया था, बाल विवाह हुआ था मेरा 13 साल की उम्र में। और अगर शिक्षा की बात करूँ तो क्लास 4 तक मैंने नागालैंड जैन स्कूल से पढ़ी हूँ और अपर आसाम में मेरी शादी कर दी गई थी। जो पहले के जो मेरे पापा जो थे धार्मिक थे और जो बोलते हैं ना कि लड़की को अगर बाल विवाह कर दो तो बहुत पुण्य का काम रहेगा, इस तरह से मेरा शादी हुआ था। और उसके बाद मैं अपने जीवन 1 साल तक अपने मम्मी-पापा के घर रही। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा परेशान होने लगे। फिर मैं सोची कि अगर मेरे वजह से मेरे मम्मी-पापा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए और फिर मैं चली गई अपने घर। इस तरह से मैंने अपने घर संसार की और बहुत छोटी उम्र में मेरे बच्चे हो गए थे। और उस दौरान जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर मैंने बच्चों के साथ इग्नू से क्लास 11 तक मैंने शिक्षा ली हूँ, मेरे बच्चों के साथ। और मुझे ये पता नहीं था कि क्योंकि मैं पढ़ क्यों रही हूँ। हमेशा लगातार पढ़ते रहती थी अपने बच्चों के साथ, बच्चे को भी पढ़ाना और मैं भी खुद सीखती थी। और 99 को जब मेरे हस्बैंड डेथ कर गए और मैं अपने बच्चों को लेके बागडोगरा आ गई। यहाँ पे इसीलिए आई कि यहाँ पे जो सेंट्रल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे और नज़दीक था और जहाँ पे मैं रहती थी बहुत ही महँगा था प्रोडक्ट का रेट। और यहाँ पे जो वहाँ पे जो मैं 14 रुपए किलो चावल लेती थी, यहाँ पे मुझे 8 रुपए किलो मिल रहा था। और देखिए कि सबसे पहले तो मेरे बच्चों का एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बस गई। यहाँ पे मेरे परिवार के कोई भी नहीं है, दूर के एक रिश्तेदार भैया जो लगते थे उनके भरोसे से मैं यहाँ बैठ गई। सबसे बड़ी भरोसा ये था कि मेरे बच्चे के लिए मैं बच्चों का अच्छा शिक्षा दूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे रही और मुझे मेरे जीवन में मुझे आरसीएम मिला। और उससे पहले मैंने एलपीजी, जिस तरह से मुझे छोटी सी पेंशन मिला करती थी 3000 महीने, जो मेरे लिए जो ड्रॉप आया करती थी और मुझे यहाँ पे आर्मी कैंप होके जाना पड़ता था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा बहुत ही करीबन 6.5 फुट लंबे थे और साइकिल बहुत बड़ी थी, मैंने नीचे से चला रही थी। उसके बाद वो ड्राफ्ट जमा करने के लिए मुझे जहाँ बैंक में जाना पड़ता था, तो मैंने मेरे घर के आगे केदारनाथ स्कूल है, वहाँ स्कूल में मैंने साइकिल चलाना सीखी ऊपर से। मेरी बिटिया की साइकिल थी, मैंने चलाना सीखा और उसी साइकिल के भरोसे से मैं बैंक में जाके ड्राफ्ट जमा करती थी। और उसके बाद फिर मैं एलपीजी गैस सिलेंडर का काम करने लग गई, क्योंकि जो भी खान-पान हो रहा था, जब मेरे हस्बैंड थे मेरे बच्चों के साथ, बहुत सारा चीज़ कटौती कर चुकी थी। और उससे पहले मैं हार्ट की पेशेंट थी। जब मेरे हस्बैंड हुआ करते थे तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर को अच्छे-अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया करते थे। लेकिन हस्बैंड जाने के बाद मैंने ये समझी कि ये पैसा जो भी है, जो फंड मिला मुझे, मैं अपने शरीर पे खर्च ना करूँ, इसको मैं रखूँ और मेरे बच्चों के लिए काम में आऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कभी एक टैबलेट भी लेके नहीं खाई उस पैसे से, कि उससे पहले आरसीएम से पहले, कि अगर मैं अपने इलाजों में लग जाऊँगी तो
मैं अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करूंगी, ऐसा करती थी। तो फिर मैं यहाँ पे आके हस्बैंड गुजर जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत जैसे एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। अभी तो सहारा ही छीन लिया, अगर मैं छोटा छोटा काम करूंगी तो थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे, तो मैं कुछ कर सकती, जैसे सब्जी के लिए कुछ खर्च कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने काम शुरू किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एलपीजी गैस सिलेंडर का सब डीलर काम मैंने शुरू की यहाँ पे। और मेरे जो 3 बच्चे थे उस समय ऐसा सिचुएशन था कि कभी कभी मैं भगवान से बातें करती थी कि मेरे 3 बच्चे, मैं किस तरह से इनका पालन पोषण करूं ताकि मेरे मेरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा बड़ा वाला जो लड़का था कि वो जो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके आगे मैं खाना भी रख दूं तो वो भूल जाता था खाना खाने के लिए, इस तरह से वो पढ़ाई करता था। और मैं किस तरह से किस मुंह से बोलूं, और अपने आप को काम करने के लिए मैंने तैयार करी थी। एलपीजी गैस सिलेंडर का काम कर रही थी और छोटा सा दुकान मैंने घर के आगे लगाई। केदारनाथ स्कूल से अगर मैं 500-600 भी कमा लूंगी तो कम से कम चावल का खर्च तो उठ जाएगा, और जो पैसा मैं बच्चों का पढ़ाई में लगा सकती हूँ। इस तरह से मैंने जीवन को आगे बढ़ाई। 2004 में इसी एलपीजी गैस सिलेंडर के वजह से जो मैनेजर थे उनके वजह से मुझे आरसीएम मिला। और उन्होंने जो आरसीएम में जो नेगेटिव होने का कारण, जो मैं किसी को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, उन्होंने फोन करके कहा कि राधा जी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मैंने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो, आपके लिए अच्छा होगा और आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। ये चीज मुझे बहुत ही स्टोक कर गया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं तो इतना कमजोर नहीं हूँ जो मेरे परिवार का ध्यान रखे। मेरे परिवार वाले भी ये वर्ड तो कभी बोले नहीं थे। फिर मुझे जाना था क्योंकि मजबूरी थी, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। हस्बैंड के जाने के बाद मेरा हंसना सब कुछ खत्म हो चुका था। कभी दुर्गा पूजा भी आता था तो ऐसा लगता था दुर्गा पूजा क्यों आ रहा है, ये इस तरह से लगता था मुझे। तो फिर मुझे मजबूरी था कि मुझे जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाऊं तो मैनेजर मेरे से नाराज हो जाएंगे, और बहुत सारे जेंट्स के बीच में मैं एक लेडीज थी सब डीलर, और मेरा फिर घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। इस तरह से मैं गई और देखी कि बहुत सारा प्लान दिए, बात की, और मैं तो ये सेट करके गई थी। और सीनियर ने ये भी कहा था कि आप 1500 रुपये लेके आइए। इस तरह से मैंने 2004 मार्च में ज्वाइनिंग करी थी। और मैं देखी वहां पे 3 पेन और 3 शर्ट का पीस है, कोई बात नहीं, मैं बिजनेस करके निकाल लूंगी, मेरे बच्चे पहन लेंगे, ये सोच के मैं लेके आई। करूंगी बोल के मैं कभी नहीं इस सिस्टम को मैंने ज्वाइनिंग करी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और लेके आई, लेके आने के बाद में तो फिर फोन आने लगा कि 2-4 लोगों को आप बिठाइए और हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो एक बार मैंने बिठाई और उनको पहले ही मना कर दी कि सीनियर आ रहे हैं, आप लोग आ जाओ, मैं स्पेशल चाय बनाती हूँ, आपको भी नहीं करना और मैं भी करने वाली नहीं हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं सीनियर, हम बैठ के सुनते हैं। तो इस तरह से मैंने जब बुलाई, आए बहन लोग जो भी थे यहाँ पे आए, और मुझे करना ही नहीं था। और सीनियर बोलते रहे कि प्रोग्राम में आपको अटेंड करना, प्रोग्राम में आपको अटेंड करना, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप बहुत पीछे चली जाएंगी अगर प्रोग्राम अटेंड नहीं करती हैं तो। क्योंकि मैंने जाना ही नहीं था तो मैं प्रोग्राम क्यों अटेंड करूं। और सीनियर के बातों से मैं इतना तंग आ गई थी, इतना तंग आ गई थी कि पीछा छुड़ाना चाह रही थी। और भगवान जो भी चाहता है अच्छा ही चाहता है। और मैं यहाँ पे जो बागडोगरा, अपर बागडोगरा बिहार मोड़ जो बोलते हैं, वहां पे राजदीप कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट के पास, वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। उस समय के जो विजिटिंग लीडर थे मिस्टर राकेश शर्मा जी थे, तो उनका मीटिंग अटेंड करने के लिए जोर जबरदस्ती की, और मैं भी बहुत ही तंग आ गई थी। और तंग आने की वजह से मैं सोची कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, और ये मीटिंग अटेंड करूंगी और सीनियर से माफी मांग लूंगी कि मैं मुझे और नहीं करना है ऐसा काम। तो जब मैं मीटिंग में गई, मीटिंग में जाने के बाद में सीनियर ने तो मुझे कुछ बताया नहीं थे, 20 रुपया टिकट लगा गेट में। और मेरा उस समय जीवन ऐसा था कि और जो मैं बिजनेस कर रही थी, बहुत सारा कंपटीशन हो रहा था। पहले तो मैं एक सब डीलर थी और मेरे आसपास में 4-5 सब डीलर हो गए। उसके बाद फिर मेरे बिजनेस में बहुत ही प्रभाव आने लगा। और
पर्याप्त तरह से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। फिर भी जीने के लिए तो खाना ही पड़ता है। इस तरह से अगर दाल बनाती थी तो सब्जी नहीं बनाया करती थी, सब्जी बनाती थी तो दाल नहीं बनाया करती थी। बच्चे डिमांड करते थे और मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं वहां गई तो 20 रुपया टिकट, 20 रुपया उस समय 2004 का ही बात है। तो उस समय 20 रुपया मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि मॉर्निंग से जो सब्जी मार्केट लग जाती है तो वहां पे अगर मैं मॉर्निंग को जाऊंगी तो वहां किलो हिसाब बहुत रेट रहती है सब्जी, और मैं इवनिंग को जाती थी। 20 रुपया में वो किलो हिसाब नहीं होता हुआ करता था। मैं झोला भर के लेके आती थी, मैं 1 सप्ताह चलाती थी उस सब्जी से, क्योंकि इस तरह से मैंने जिंदगी को जी हूँ। और इस तरह से मैंने अपने बच्चों को कभी एहसास होने ही नहीं दी कि मैं घर किस तरह से चलाती हूँ। इस तरह से मैंने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। और वहां उस मीटिंग में जाने के बाद मैंने ये देखी कि 500 से 500 उस समय चेक आया करता था, तो 500 से लेके 5000 तक जिनका इनकम आ रहा था वो आए स्टेज में। तो 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000। और जो राकेश शर्मा जी यहाँ पे विजिटिंग लीडर थे, उन्होंने उनका जो इनकम था मंथली इनकम 82,000 कुछ पैसा कुछ रुपया तो भूल गई मैं, लेकिन ये जो 82,000 मैं कभी जीवन में भूलूंगी नहीं जब तक मैं हूँ। और फिर एक बात ये अच्छा लगा कि किसी को परेशान नहीं करते हुए, और किसी से पैसा का लेन देन है भी नहीं, सभी को आगे बढ़ाते हुए और सपोर्ट मिल जाता है इस सिस्टम में। इस तरह से उन्होंने कहा, और उन्होंने जो एक बात कही वो दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा, आप अपने घर के गार्जियन हो, जब रात को 12 बजे 1 बजे उठ के देख लेना अपने बच्चे, अपने मम्मी पापा, अपनी पत्नी जो भी है वो निश्चिंत सो रही है, निश्चिंत, उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। और आप उस जगह से हटा के देखना कि आप नहीं रहोगे तो क्या आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ इस तरह से निश्चिंत क्या सो पाएंगी। और वो बात जब मेरे हस्बैंड थे तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई चीज की टेंशन नहीं थी, और मैं बहुत जिद्दी थी, मुझे चाहिए तो चाहिए। और मैंने खुद को हमेशा छोटी, मैं 13 साल की थी तो मेरे हस्बैंड 27 साल के थे, और मैंने अपने आप को हमेशा मैं छोटी हूँ इस तरह से मान ली थी। और जो भी चीज चाहिए मुझे, मैं जिद करती थी और मुझे देना पड़ जाता था। और लोग बोलते थे कि बहुत मतलब दुख की वजह से, बहुत ही टेंशन की वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, और मतलब रात भर उठ के मैं पानी पीता हूँ। और ये चीज मुझे पता नहीं था, लेकिन हस्बैंड चले जाने के बाद ये चीज मुझे पता लगा। और वो मेरा ही कहानी ऐसा लगा मुझे कि मैं तड़पती थी, रात भर सो नहीं पाती थी। बताऊं तो किसको बताऊं, मेरे बूढ़े मम्मी पिताजी, मेरे भैया भाभी, मैं किसी को नहीं बता सकती थी अपनी दुख की बात जो है। मैं अपने मम्मी पापा को परेशान करना नहीं चाहती थी, कभी भी बोलते थे तो मैं सुख में ठीक ठाक हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से लगा। और वहां पे जो बात बताया गया कि आपके रहने से भी ये इनकम आती रहेगी और आपके नहीं रहने से भी इनकम आती रहेगी, जिसे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम, तो जो मैं पेंशन ले रही थी, मैं हार्ट की पेशेंट, और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं 2 बार मरते मरते बची। हार्ट एकदम स्पीड होने के बाद हार्ट मेरा काम करना ही छोड़ देता था, इस तरह से मैं पेशेंट थी। इससे पहले कि अगर मैं अपने चेहरे को देखती हूँ तो मेरा जो फेस इस तरह से नहीं था। मैं बहुत ही ऐसी पेशेंट थी जो मैं सही तरह से सांस भी नहीं ले पाती थी, लंबा करके जो सांस है वो भी नहीं ले सकती थी, इस तरह से पेशेंट थी। और 2 बार, एक बार तो रिक्शे से गिरने वाली थी, फिर मेरा हार्ट काम करना चालू किया, एक बार घर पे ही ऐसा हुआ। और ये जो प्रोग्राम मेरे मतलब दिल पे इतना हट कर गया कि हाँ, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही बेसहारे हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई भी है ही नहीं इनका। तो अगर ये काम करने लायक है तो जरूर करेंगे, और मान सम्मान के साथ
अगर सभी यहाँ पे बताया गया है कि गाइड भी करते हैं, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो अगर मेरे जैसे लेडीज को कोई जेंट्स अगर गाइड करे तो दुनिया की नजर में तो सही नहीं रहता है। तो मैं जब देखी और उस प्रोग्राम अटेंड करके आने के बाद रात भर नहीं सोई, भगवान से मैंने बहुत सारी बातें की, अब मैं क्या करूं, मेरे 3 बच्चे को मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं, मैं अपने बच्चे को मत पढ़ो बाबू इस तरह से तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, और फिर मैं करूं तो क्या करूं, रात भर नहीं सोई, भगवान से बात करी। और फिर मुझे ये लगा कि जब ये सिस्टम वाकई अगर मरने के बाद भी इनकम आता, मैं मर जाऊंगी तो पेंशन तो मेरे बच्चे को मिलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस बोल के कहते हैं ना, अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे को पेंशन मिलने वाला नहीं है। और ये जो रॉयल्टी इनकम अगर मेरे बाद में मेरे बच्चे को अगर मिलता है तो इसे मुझे जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैंने जब जानना चाहा तो मेरे सीनियर जिनके सानिध्य में मैं बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ और ऐसे ग्रेट लीडर भगवान ने दूत मेरे लिए भेजे, मिस्टर अचिंत्य कुमार डेसर जी जो मेरे ग्रेट सीनियर हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बिजनेस दिए। और इस बागडोगरा में महादेव डे सर हैं, उन्होंने उनसे भी जानने की जब मैंने चाहा कि मुझे समझना है इसको, तो डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर, महादेव डे सर और अवधेश सर जो सिलीगुड़ी में रहते हैं, मैं जब सभी को देखी तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने समाज के वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो अकेली हूँ और इस सानिध्य में रहूंगी तो मेरे बच्चे भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, ये मुझे लालच आने लगा। और फिर मैं रही हार्ट की पेशेंट, अगर मैं इस तरह से पेशेंट हूँ, अगर मैं बोलूंगी तो शायद मुझे सीनियर ही छोड़ देंगे, ये भी डर लगा। और तब से मैंने सोची कि जब ये ऐसा सिस्टम है तो मुझे करना चाहिए। उस समय से मैंने 2004 मार्च में मेरा ज्वाइनिंग, और नवंबर के बाद मैं घर छोड़ के निकल गई। यहाँ पे कुछ 2-4 लोग जो मुझे चाहते थे कि हाँ मेरे ज्वाइनिंग से अगर आपको कुछ होगा तो बिल्कुल आपको तो पैसा देना नहीं है बेटा, हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, इस तरह से सिंपैथी हिसाब में कुछ बुजुर्ग मेरे साथ ज्वाइनिंग किए। और 2-4 ज्वाइनिंग से तो ये नेटवर्क चलेगा नहीं। और मैं जहां से आई थी अपर आसाम हजारों किलोमीटर दूर चली गई। ये नहीं कि मेरे पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। मुझे विश्वास और भरोसा इसीलिए आया कि मैं अच्छे व्यक्ति की सानिध्य में आई और मुझे भरोसा आ गया कि नहीं मुझे करना चाहिए। अगर मरती तो क्या नहीं करती, अपने बच्चों के लिए माँ क्या क्या नहीं करती। और मुझे अच्छे लोगों का संगत मिल रहा था, सानिध्य मिल रहा था। तो फिर मैं चली गई और सभी सीनियर मिलके बताए कि आप जहां पे भी काम करोगे हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम साथ देंगे। तो मैं जहां जहां काम करी, मेरे सीनियर मेरे गुरुजनों ने सभी ने सपोर्ट किए, सभी ने साथ दिए। और इस तरह से मैं हजारों किलोमीटर दूर जा जाके मैंने काम करना स्टार्ट करी। नागालैंड मेरा जन्म जगह दीमापुर, वहां चली गई। अपर आसाम हजारों किलोमीटर दूर वहां पे चली गई। गुवाहाटी मेरे अंकल आंटी रहते थे, वहां चली गई। इस तरह से मैंने नेटवर्क करना शुरू करी। इस तरह से नेटवर्क करते करते, और मेरा जो टारगेट था ये छोटा मोटा इनकम का टारगेट कतई नहीं रहा उस समय। हाँ बहुत प्रॉब्लम झेल रही थी, लेकिन मेरा जो टारगेट था मेरे मरने से पहले मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जो रॉयल्टी जिसे बोलते हैं, मैं मर भी जाऊं तो कल मेरे बच्चे लावारिश ना हो, इसीलिए मैंने आर्सिंग करी। और जब गई जाने के बाद काम करते करते मैं घर में राशन भरने के लिए आती थी और हमेशा ट्रैवल करती थी, हमेशा चली जाती थी घर छोड़ के। तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो भी चाहिए कि कुछ बोले। और मेरा जो टारगेट था, जो मैं मीटिंग सेमिनार में सुनी थी और मुझे मेरे सीनियर के माध्यम से जो मुझे गाइडेंस मिल रहा था, और इस तरह से संभव हुआ कि सिर्फ लेडीज से भी काम नहीं चलेगा, हमारे पीछे हमारे भाई सभी चाहिए, तभी जाके महिला आगे बढ़ सकती है। इस तरह से मुझे गाइड किया गया और मैं काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो कुछ जेवर दिए थे सारा गिरवी पड़ गया, किसी को सेल करी काम करते करते। 2 लाख से ज्यादा मेरा लोन हो चुका था। और एक कि अभी क्या करूं,
अगर, और फिर मैं बीमार रहती थी, और बीमार जब रहती थी मैं नहीं बताया करती थी, बताऊंगी तो सीनियर मुझे छोड़ देंगे, ये डर था मेरे मन में। तो अभी क्या करूं, अगर छोड़ूं तो फिर मैं घर पे कैसे रहूं, अगर नहीं छोड़ू तो कब मैं इस काम को एक अंजाम दे पाऊंगी। सीनियर तो सभी साथ दे रहे थे और मेरा ये जो बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था। और एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे, आपको शिव मंदिर, ये जो सिलीगुड़ी के ये बागडोगरा के पास ही है, तो वहां पे आ, उस सेमिनार में सुरेंद्र भट्ट साहब का सेमिनार था। और सुरेंद्र भट्ट साहब ने, देखिए किसी चीज को हम शिद्दत के साथ चाहते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके ना, तो परमात्मा ही हमें बचाते हैं। और मैं गई वहां पे, जाने के बाद उसी उसी मीटिंग में सुरेंद्र सर, डॉक्टर सुरेंद्र सर ने कहा कि मेरा इतना लोन हो गया था, मैं पीछे भी नहीं हट पा रहा था, और इस लोन की वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर मैं कंटिन्यू लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। इसी लगातार चलने का नतीजा है आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा भी तो वही हाल था। 99 चोट मारने के वजह से, अगर 99 मारने के बाद भी अगर पीछे मुड़ जाते हैं, एक ही तो चोट मारना बाकी था, तो मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए। अगर मैं मेरे मेरे को कुछ हो जाता है तो इतना सारा लोन मैं अपने बच्चों के ऊपर छोड़ के जाऊंगी, तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर मैं चलने लगी, और जब मेरा लीडरशिप हुआ, मुझे पता नहीं, काम इस तरह से करने लग गई कि 10 दिन अपर आसाम देती हूँ तो गुवाहाटी साइड 10 दिन, इसी तरह 2 लेग में कंटिन्यू बराबर सीनियर को सब हेल्प लेके, जहां जहां मैंने काम करी वहां वहां मेरे पूरे सीनियर ने गाइड दिए, और इस तरह से मैंने काम करी। कौन सा ए लेग है, कौन सा बी लेग है, पता ही नहीं चलता था उस समय। इस तरह से काम करे। लीडरशिप होने के बाद मेरे सीनियर ने कहा कि राधा जी आप लीडरशिप हो गए। और फिर रॉयल्टी आई तो मेरे सीनियर ने कहा कि राधा जी आपका रॉयल्टी हो गया। और टेक्निकल क्वालिफाई करने के लिए जो मशक्कत लगाते हैं मुझे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई समस्या हुआ ही नहीं, क्योंकि किस तरह से मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, क्योंकि मैं बराबर काम करती थी दोनों लेग में, और कंटिन्यू बराबर टेक्निकल क्वालिफाई हुई। और जो टेक्निकल का सम्मान मिला, तो मुझे लगता था कि मैंने क्या ऐसा काम करी। और आज जहां आज इस मुकाम पे हूँ, मैं टेक्निकल के मुकाम पे हूँ, तो ये सब जो देन है मेरे सीनियर के वजह से है। और आरसीएम की वजह से ही मेरा जो परिवार आज बच गया, और मैं बच गई, आरसीएम की वजह से ही है। अगर आरसीएम नहीं होता तो पता नहीं मैं होती या नहीं होती, मैं नहीं जानती। और 2006 में जो राइस ब्रान ऑयल आया, उसको लेने के बाद, और मैं कुछ योगा करती थी, दवा तो मैं नहीं लेती थी, योगा करती थी। उस योगा को मुझे बाद में पता चला, अनुलोम विलोम कपालभाति वो बोलते हैं। तो कंटिन्यू राइस ब्रान तेल लेने लगे 2010 में, जब न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आया। और 2010 से जब मेन लॉन्च किया गया था, उस समय मैं भिलवाड़ा में थी, और न्यूट्रीचार्ज मेन लेना स्टार्ट करी, और कंटिन्यू मैं न्यूट्रिशन ही लेती हूँ। 16 साल से मैं कोई बाहर का मेडिसिन नहीं लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोई मेडिसिन लूंगी तो मैं आरसीएम को बदनाम कर रही हूँ। कुछ भी हो जाता है तो मैं न्यूट्रिशन ही से ही मैं अपने आप को ठीक करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। और इस तरह से मैंने आरसीएम में जिंदगी को जिया। और जिस तरह से, और ये आरसीएम बिजनेस क्या है आज, जो मैं जो घर छोड़ के काम करने लगे, आज मेरे टीम में करीबन 12 टेक्निकल अचीवर है अभी के डेट में। और फिर दोबारा जो आरसीएम बिजनेस इस तरह से हुआ, और धरने में गई, धरने में जाने के बाद मैंने देखी कि अगर मैं एक महिला खड़ी हो जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए मैं आरसीएम में आई। और मेरा बच्चा जब इनकम करने लगा तो उस समय बताने लगा कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आज इनकम कर रहा हूँ और आप बैग लेके निकल जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है। तो उस समय मैंने उनको बोली कि
3 बच्चे को पालने के लिए मैंने आरसीएम किया और मेरे टीम में आज हजारों संख्या में मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे के समान है। हमारा बच्चा हमारा साथ देगा नहीं देगा, ये आरसीएम बिजनेस तो जन्म जन्म तक साथ देगा। इस तरह से मैं कंटिन्यू रही और ये मेरा प्रण है कि जब तक मैं हूँ और इस आरसीएम बिजनेस को कंटिन्यू करूंगी। मेरा कतई ये नहीं, आज मैंने ये जो घर बनाई आरसीएम बिजनेस से, उस समय मेरे को, मैं रिक्शे पे चढ़ नहीं सकती थी और जो मेरे साथी जो है कि वो रिक्शे पे जाते थे, लेकिन आज मैं लग्जरी कार लेके जाती हूँ। इसी जगह पे आके मैंने साइकिल चलाना सीखा, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मैंने गाड़ी चलाना सीखा। एक गाड़ी मेरे घर पे है, एक गाड़ी मेरे फील्ड में आसाम में रखी हूँ मैंने काम करने के लिए। और मैं हमेशा साथियों के साथ मैंने फिर से स्टार्ट करे बिजनेस को, और 2 ही जगह की जो टेक्निकल अचीवर थे उनका डेथ हो गया, फिर से जीरो से मैंने काम किया आरसीएम बिजनेस में। आज मैं स्टार पल पे हूँ। करीबन 2 लेडीज है मेरे टीम में जो टेक्निकल क्वालिफाई कर चुकी हैं। और सभी मैं खुद ही सोचती हूँ कि मेरे जैसे, मुझे लगता है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक बुद्धिमान लोग होते हैं, किसी को देख के उस काम को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। और दूसरे होते हैं बहुत ही चतुर लोग, और तीसरे होते हैं मेरे जैसे बुद्धू लोग। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था आरसीएम से पहले, जब मैं गैस एजेंसी का काम नहीं कर रही थी, तो जैसे मुझे घर चलाना था, मेरे पास में ही एक स्कूल है, उस स्कूल पे मैं झाड़ू मारने के लिए मैं तैयार हो गई थी। कुछ कारणवश वो काम मुझे नहीं मिला और मैं रोते-रोते आ गई थी। मैं सोची थी 750 मुझे मिलने वाला है, और अभी तो मैं किस तरह से, मैं सोची 1 बैग चावल तो मेरे घर में आ सकता है 750 अगर मिल गया तो। और मैं रोते-रोते आई। जिस दिन मुझे 750 का जो स्कूल पे नौकरी मिला था, और मैं उस दिन 4 बजे सुबह सवेरे उठी, सब मेरे अपने बच्चों के लिए टिफिन उफिन बनाई और मैं खुशी-खुशी चली गई थी 750 रुपया के लिए। सोचने वाली बात है। और मैं थोड़ा-सा भी अगर आराम करूँ ना, ये मेरे अंदर खटकते रहता है कि जब तू 750 के लिए चल रही थी घर, जब कितनी खुश हो गई थी और कैसे रोते-रोते आई थी, और आज तेरे पास सब कुछ है। और ये जो मेरा ही खुद का मकान है, मैंने आरसीएम करते हुए बनाया। सभी का हो सकता है, विश्वास करे, भरोसा करे। जब मैं अकेली लेडीज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। और दिल से करना है, इस काम को दिल से करना है। जरा सोचिए तो सही, हमारे जो बच्चे हमें साथ दे या ना दे, अनाथ आश्रम में अगर जाके देखेंगे ना, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाए, उनके माता पिता अनाथ आश्रम में है, देखेंगे ना रो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसे नजारा जरूर देखना चाहिए। और ये आरसीएम बिजनेस, हम अगर आरसीएम बिजनेस दिल से करते हैं, जान से करते हैं, दिमाग से नहीं, जान से करते हैं, दिल से करते हैं, तो हमारे परिवार कभी गरीब होंगे ही नहीं, हमेशा अमीर बनते ही रहेंगे। और कभी उन्हें, हमारे परिवार को कभी हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस काम को हम कर रहे हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आरसीएम, किसी को हम जुड़ाते हैं, वो इंसान को नहीं, उनको हमें ये आरसीएम बिजनेस हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे मन में ये होना चाहिए कि जिस साथी को हम जुड़ा रहे हैं, उनको हमें मंजिल तक पहुंचाना है। सिर्फ यहाँ पे नमक और तेल नहीं, यहाँ पे जिंदगी है, जिंदगी बसा हुआ है। जिस सर्विस को गवर्नमेंट सर्विस बोलते, जिस सर्विस को करके उनका जनरेशन के लिए इनकम नहीं होता है, इस काम को करने से हम जनरेशन के लिए इनकम बना सकते हैं। हम अगर सही मानिए में मम्मी पापा है, अगर माँ को कुछ देना है तो आरसीएम करना है, अगर अपने बच्चों को कुछ देना है तो आरसीएम करना है, इस देश को कुछ देना है तो आरसीएम करना है। साथियों, सभी भाई और सभी बहनों से मैं यही अनुरोध करूंगी, आरसीएम बिजनेस मेरे लिए एक चमत्कार है। और ये नहीं कि मैं घर पे बैठे, मेरा कतई ये इच्छा नहीं है कि मेरा आलीशान घर है, घर पे आज मैं लेडीज होके भी मैं आरसीएम बिजनेस से इतना कुछ कर पाई, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं समस्या से भी समाधान ढूंढती हूँ। कई बार अगर मैं बताऊं आपको, कई ऐसे दिन होते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पे ही सो जाती हूँ। मेरे वजह से मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना कभी नहीं चाहती हूँ।
मेरे वजह से मेरे टीम कभी तकलीफ पे रहे, मेरे वजह से किसी को परेशानी हो, मेरे वजह से किसी का नींद हराम हो, मैं नहीं चाहती। उस समय मुझे ये लगता था कि मेरे सीनियर जितना बताएंगे उससे अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो मेरा सीनियर का फोकस बना रहेगा। इस हिसाब से मैंने आरसीएम को करी। साथियों, ये आरसीएम बिजनेस नहीं, ये जिंदगी है, जीवन है। इस बिजनेस को लेके हम इस आर्थिक रूप से हमारे जो बच्चे आज पढ़ लिखने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज अगर हम महिला, हम सभी साथी अगर खड़े होंगे, हर साथी को रोजगार दे सकते हैं, हर बच्चे को रोजगार दे सकते हैं। ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। अगर छोटा सा कमीशन नहीं आए तो हम नेगेटिव हो जाते। नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। हमें अगर टारगेट ही लगाना है तो रॉयल्टी का टारगेट लगाइए। ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारा फाइनेंशियल, मैंने तो सारा चीज बता के रखी बहुत, और मैं तकलीफ कभी भी मेरे सीनियर के आगे मैंने नहीं रखी कि मेरा ऐसा है, मेरा ये प्रॉब्लम, समस्या कभी मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये डर था अगर मैं समस्या को रखूंगी तो मेरे सीनियर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए साथियों, और आपने मन से सुना, आप सभी भाई और सभी बहनों को तहे दिल से धन्यवाद। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर तो हिम्मत ना हारे। सभी साथियों को मैं राधा छेत्री की ओर से जय आरसीएम। थैंक यू सभी भाई बहनों को।